Hi, it is Monday morning. Welcome to your history lecture. Hope you guys are doing well and you are safe and sound at your houses or homes and enjoying these online lectures. Some of you have submitted your copies. I'm glad that you have done your work well as expected, but some of you have been little careless. So please see that you do your work little seriously. Secondly, when I give you the long answers, if you go to Google and you put the name of the chapter and UP board and you write solutions, you will get all the answers over there. So and please don't expect कि आपके साथ जैसे कि प्लेट में सारा खाना रख के आपको दिया जाएगा. आप क्लास 11 में हैं तो कष्ट करिए कि चैप्टर पढ़िए, आंसर ढूंढिए और अपने आप लिखिए. Everything you don't expect me to do, right? Please see that if you have problems, then go to the internet, write the name of the lesson and write solutions, and you will get the answers of all the question answers over there, right? So coming back to the chapter, previous lecture में हमने नया chapter शुरू किया था. आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर जा चुका है. चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स और मैंने आपको बताया कि द थ्री ऑर्डर्स एक्चुअली इज a type of society that existed in Europe. Okay, so it is Europe में we are talking about France, we are talking about England and Italy. So the three orders are the clergy, that is priests. Secondly है जो nobility यानी कि feudal lords हैं, knights हैं, किंग्स एंड क्वींस हैं, और थर्ड है पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स. सो उस ज़माने में ये तीन कैटेगरी ऑफ पीपल थे. सबसे ऊपर क्लर्जी था यानी कि प्रीस्टली क्लास था. सेकंड पे नोबिलिटी में जहाँ पे किंग्स एंड क्वींस होते थे तो वहाँ किंग्स एंड क्वींस माने जाते थे. अदरवाइज दे वर फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि ज़मींदार्स. ओके, एंड लास्टली होते थे पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स, किसान, जो कि इन फ्यूडल लॉर्ड्स के ज़मीन पे काम करते थे. सो वी कुड just going ahead again in this chapter. Today I'll be covering up actually how the French people started being called as French, then talking about the three nobilities में आज हम जो ये सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी है यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उसके बारे में बात करेंगे और नाइट्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो एक रोमन एम्पायर में एक छोटा सा प्रोविंस था या छोटी सी सिटी कहेंगे, उसका नाम था गॉल. एंड इट वाज दैट सिटी एग्जिस्टेड अमंग द माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड वहाँ पे रिवर्स भी थे और वहाँ मेनली एग्रीकल्चर चलता था. सो जब जो जर्मनिक ट्राइब्स थे और जो फ्रांक्स बोला जाता था उस ज़माने में उनको, तो जब वो लोग वहाँ पे रहने लगे तो उन्होंने गॉल जो नाम था उस गॉल को चेंज करके उन्होंने उसको फ्रांक नाम रख दिया. जो फ्रांक से वो चलते चलते वो फ्रेंच हो गया, फिर वो फ्रांस हो गया. So basically the people who started staying there, they started calling themselves as French. Now the French people were very very close to the clergy यानी कि the priestly class. और वो ख़ास तौर से जो मैंने आपको बताया था पिछली बार एक किंग के बारे में, किंग शार्लमेन नाम था उनका, उनके बारे में मैंने आपको बताया था. ही वॉज अ कैथलिक बाय रिलीजन. ओके, ही फॉलोड क्रिश्चियनिटी. सो कैथलिक्स में जो मेन हेड होते हैं उनको पोप कहा जाता है, जो कि इटली में रहते हैं, वेटिकन सिटी में. सो बिकॉज दिस वॉज देयर, because the clergy at that time was very powerful, and they called this King Charlemagne
they used to call him the Holy Roman Emperor. ठीक है, उसका नाम ऐसे रखा गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोप को मानता था, वो एक अच्छा क्रिश्चियन किंग था. सो later he came to be known as a good Christian emperor, and Christianity also started spreading, and the Roman Empire of course वो भी बढ़ने लगा. और when the places like England, Scotland, ये उसी जहाँ पे वो रहते थे उसी चैनल के, अगर आपने मैप देखा है इंग्लैंड स्कॉटलैंड का, तो इंग्लैंड नीचे है, स्कॉटलैंड उसके ऊपर है. ओके, और बीच में आयरलैंड भी है. Now these were the places. We are talking about the 11th century, and these places were conquered by a duke, a French duke from the province of Normandy. So basically जो ये जगहें जो मैं आपको बता रही हूँ, what you have to remember in them is that क्रिश्चियनिटी जो थी वो बेसिकली फ्रेंच किंग्स ने शुरू की. मतलब रोमन एम्पायर में तो ऑलरेडी ये मेन रिलीजन था, लेकिन इसको बढ़ाया फ्रेंच किंग्स ने. और जो पोप की जो मान्यता है, या पोप का जो like to authentify that this is the real head of the Christian church, was propagated by these French kings. Now the French priests थे, उनका ये मानना था कि they believed in the concept that even in the Bible it's written that there are people in this world who some are born to pray, some are born to fight, and some have been born on this earth to work. तो उनका कहना था कि जब ये डिवीज़न पहले से ही हो चुका है रिलीजियसली भी, तो ये डिवीज़न चलना ही चाहिए आगे भी. ओके, तो उसी से ये 3 ऑर्डर्स आते हैं. यानी कि पहला जो प्रे करता है यानी कि क्लर्जी, जो लड़ता है यानी कि नोबिलिटी या नाइट्स या लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, और जो काम करता है यानी कि फार्मर्स. राइट, नाउ दिस इज हाउ द 3 ऑर्डर्स केम इनटू बीइंग. अब हम आपसे बात करते हैं नोबिलिटी के बारे में. आई इलैबोरेट समथिंग मोर अबाउट द सेकेंड ऑर्डर. क्लर्जीज, यू नो, they were made or formed of priests, bishops, and the pope. Pope is the highest, then we have the bishops, and then you have the clergies. अब जो क्लर्जी था वो भी बहुत ज़्यादा रिच था. रीज़न मैंने आपको बताया था कि रिलीजन के नाम पे टैक्सेस लेना. फिर जो नोबिलिटी वाला जो सेकंड ऑर्डर था वो इतना रिच था कि वो as a gesture or a gift they would give lands and lands to these clergy. Okay, तो clergy भी rich था और nobility भी rich थी. Right, now nobility, what we will call is that nobility in reality had the central role to play. सबसे इन 3 कैटेगरीज में सबसे इम्पोर्टेंट थे नोबिलिटी, बिकॉज दे फॉर्म्ड द सोसाइटी, द मेन हार्ट ऑफ द सोसाइटी. क्लर्जी अपने आप को सुपीरियर मानते थे क्योंकि वो भगवान के लोग थे, उनका ये ऐसा मानना था. अब हम जब भी हम किसी रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो जब रिलीजन की शुरुआती दौर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द बिगनिंग ऑफ एनी रिलीजन, वेदर इट्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और एनीथिंग, वी सी दैट दीज फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल वर नॉट वेरी एजुकेटेड. ओके, द प्रीस्टली क्लास वॉज एजुकेटेड, सो दे misinterpreted the religion, and they became very orthodox, and they misused their power. Right, तो religion
फैलाना तो एक मकसद था ही, लेकिन जब वो पावरफुल हो गए तो दैट दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे वर क्लोज टू और दे वर नेक्स्ट टू द किंग्स एंड द क्वींस, बिकॉज किंग्स और क्वींस भी उनकी बात माना करते थे, उनका से बहुत था। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई कुछ बड़ी बात हो रही हो किंगडम में, तो सलाह मशवरा करने के लिए इन क्लर्जी को, प्रीस्टली क्लास को बुलाया जाता था। आप किसी भी रिलीजन में देखेंगे सेम वाज द पोजीशन ओवर हियर ऑल्सो। सो क्योंकि उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनको इतनी उनको माना जाता था, that is the reason why they believe that they have divine powers, they are very powerful people, and that was because of the respect that was given to them. That was because this power was given to them by the second order. ओके और रिलीजन के नाम पे इतना डरा भी देते थे, तो जो पुअर पीपल हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते थे। Right, now coming back, now the kings of France were linked to the people of the vassalage. Now vassalage क्या होता है? Basically वहाँ पे एक ट्रेंड था कि जो रिच पीपल हैं, यानी कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, वो अपने नीचे अपने सबॉर्डिनेट्स रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। उनके सबॉर्डिनेट्स कौन थे? फार्मर्स, राइट। नाउ ये जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि हम इनको फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूडलिज्म, वी टॉक अबाउट फ्यूडलिज्म इन यूरोप, और वी टॉक अबाउट the second order, the nobility in Europe, then we talk about feudalism or the feudal lords, और simple language में ज़मींदार। Now ये ज़मींदार, इन ज़मींदारों के पास there was plenty of land, बहुत ज़मीन थी, बहुत ज़मीन थी। they were very rich people। इस ज़मीन पे काम करने के लिए उनको लोग चाहिए थे, ठीक है। Now this जो हमारा थर्ड ऑर्डर है, इसको हम वैसलेज कहते हैं, यानी कि सबॉर्डिनेट टू समबडी, किसी के अंडर में काम करना। ये फार्मर्स उन लैंड ओनर्स के अंडर में काम करते थे। तो जो आदमी था, यानी कि जो फार्मर की फैमिली का जो आदमी था, वो खेती बाड़ी में अपने ज़मींदार की मदद करता था, और जो उसके परिवार वाले थे वो बाकी सारा काम करते थे, राइट। सो देवर इतना ज़्यादा ये जो फ्यूडलिज्म था वो, या ये वैसलेज की प्रथा जो थी, वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे थी कि जो लोग अपने वो फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में जाते थे, टू बी ऑन अ वेरी सिंपल वर्ड्स में आपको बताने के लिए, स्लेवरी जैसा ही था वो। ओनली कि स्लेव्स जो थे वो पूरा सारा काम करते थे, घर का, बाहर का, और जो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क था, राइट। they were, some were paid, some were not paid, some were, they could earn their own living also, इतना फ़र्क था। तो जब वो कोई उस स्लेवरी में अपना नाम लिखवाता था, या कोई अपने किसी ज़मींदार के अंडर में काम करना चाहता है, तो एक पूरा सेरेमनी होता था चर्च में, जहाँ बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम वसम खाई जाती थी कि मैं हमेशा ज़िंदगी में इसी फैमिली के अंडर में काम करूँगा, मैंने इसकी ओनरशिप कबूल कर ली है। और उसको एक मिट्टी का ढेला दिया जाता था, इट वाज सिग्निफिकेंट इन द फॉर्म कि इस ज़मीन का मालिक ये है, और आज से तुम इस आदमी के अंडर में काम करोगे, राइट। नाउ दिस लैंड ओनर वाज समटाइम्स कॉल्ड लॉर्ड। आपने नोट किया होगा, आपकी इंग्लैंड में ये जो टाइटल है लॉर्ड का, वो बहुत कॉमन है, राइट। पुराने ज़मानों में लॉर्ड का मतलब होता था लैंड ओनर, ओके। एंड इट वाज हिज ड्यूटी, बिकॉज वो जो लॉर्डशिप है वो उसकी परपेचुअल थी, यानी कि हमेशा के लिए थी।
और उस लॉर्ड की ड्यूटी थी कि उसके अंडर में जितने भी फार्मर्स हैं या उसके अंडर जितने लोग काम करते हैं वो उनके लिए ब्रेड प्रोवाइड करेगा. इन अदर वर्ड्स दैट दीज पीपल विल वर्क ऑन हिज लैंड और बदले में वो उनको सैलरी दे सकता है या वो उनको खाने के लिए 3 टाइम का खाना दे सकता है या फिर वो उनके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा. ओके, तो ये जो लॉर्ड्स होते थे इनके एस्टेट्स होते थे. इतनी ज़मीन थी कि बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे और ये एस्टेट्स एक तरीके की अपनी सिटीज़ होती थी. ओके, लाइक दिस एवरी एस्टेट वुड हैव वन लॉर्ड जिसमें कम से कम डजन फैमिलीज़ होते थे या फिर एक एस्टेट में यानी कि एक ज़मींदार के अंडर में कम से कम 50-60 विलेजेस आते थे. तो वो 50-60 विलेजेस का मालिक है. 50-60 विलेजेस में जितने विलेजर्स हैं वो उनकी देख रेख करेगा. तो जो आदमी हैं जो विलेजेस में जो आदमी रहते थे वो फार्मिंग करते थे इस लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर और जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहते थे. जैसे कि जो विमेन जो थी दे वुड स्पन धागा बनाना, कपड़े सिलना, बिल्डिंग बनाना, मेसन का काम करना. और जो बच्चे थे वो विनयार्ड्स क्या होता है जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं और वो ग्रेप्स से बाद में वाइन बनती है. तो कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि एक बड़े से वुडन बॉक्स में ढेर सारे अंगूर हैं और पैर से आप उसको क्रश कर रहे हैं वाइन बनाने के लिए. so that the children would be called to do that. Okay, so this और बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी जो कि पास्चर्स के रूप में यूज़ होती थी. पास्चर्स मतलब they were used as green, they are green lands, grass is grown there and the animals of the landlords जैसे कि horses हैं, cows हैं, they were like एक शेपर्ड बनाया जाता था. तो वो उसका काम था कि वो सारे जानवरों को उन पास्चर्स में ले जाएगा, फिर वो वहाँ पे अपने घास खाते रहेंगे, फिर उसी का काम है कि उन जानवरों को वापस लेकर आएगा. उसी एस्टेट में एक चर्च भी होता था और कासल भी होता था. कासल यानी कि पैलेस. तो आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दीज डिज्नी मूवीज़ नो. फ्रोज़न है जैसे या फिर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है या सिंड्रेला है या स्लीपिंग ब्यूटी है. तो आपने अगर ये मूवीज़ देखी हैं तो आपने रामपंजल देखी होगी कि एक बड़ा सा कासल, एक महल है, वहाँ पे राजा रानी रहते हैं और फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए सर्वेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं. राइट, यू मस्ट हैव सीन देम. नहीं देखा तो टीवी में आता है. मेक यूज़, यू विल लर्न अ लॉट इफ़ यू सी दीज मूवीज़. राइट, ब्यूटी एंड द बीस्ट अगर आप मूवी देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. राइट, सो दीज बिग एस्टेट्स वर देयर. और फिर जो लैंडलॉर्ड होता था उसके पास एक महल होता था, एक कासल होता था, एक पैलेस होता था जहाँ पे वो रहता था. राइट, अब वो जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ इतना क्या बोलते हैं उसको, फेरी टेल टाइप का नहीं था. शो ऑफ लोग बहुत करते थे उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा. तो जितना बड़ा महल यानी कि उतना मेरे पास पैसा है. तो अगर एक ने एक महल बनाया तो दूसरा वाला उससे बड़ा बनवाता था, तीसरा उससे भी बड़ा बनाता था, जस्ट टू शो देयर वेल्थ. क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि इसका कासल इतना बड़ा है, ये इतना अमीर है, तो लोगों को उसके पावर का भी अंदाज़ा होगा. ओके, सो दे यूज्ड टू show off with the wealth they have, with the number of villages that are under their estate, with the number of these farmers and their families that work for them. Some were of course very sweet and considerate and kind, but
many of them were very very cruel landlords. तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, पर दैट वॉज द वे ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द 11th century. जो ये दीज फार्मर्स होते थे तो वही सोल्जर का काम भी करते थे. जब वॉर्स पे जाना पड़ता था तो यही फार्मर्स को सोल्जर्स बना दिया जाता था और उनको सोल्जर्स बना के ले जाया जाता था. But slowly this feudal system, no, it began to elaborate, right? And then centers were made of political administration and military power. So जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि they tried to prove that I am more powerful than you. तो उनकी जो जैसे सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए, जैसे जो एस्टेट है या उनका जो किंगडम है वो जब बड़ा होने लगता था तो ऑब्वियसली उनको एक मिलिट्री चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर वहाँ का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वही लैंड ओनर तो पूरी इतनी ज़मीन जायदाद इतने बड़े किंगडम को नहीं देख सकेगा. So he will require some help. So some system of administration was made. So this is how knighthood came into being. Okay, now what are knights? Knights are also soldiers. तो क्योंकि ये जो फार्मर्स थे इनका मेन काम तो फार्मिंग था, लड़ना तो उनका काम नहीं था. So what used to happen that slowly the landlords realized कि ये जो फार्मर्स हैं इनको फार्मिंग में ही रखते हैं, मिलिट्री के लिए हम अलग ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करते हैं. So they started to recruit people who were soldiers and whose job was only to fight for them. Right? Now every estate had an army, और जो भी soldiers थे they were they were free to work for any landlord or any lord or any feudal lord. बट जैसे कि सपोजिंग मेरा एस्टेट है, मैंने उस आदमी को रिक्रूट किया है, मैंने उसको नौकरी पे लगाया, तो उस सोल्जर के पास दो चॉइस है. पहला तो क्योंकि मैंने उसको रखा है तो उसका प्राइमरी बॉस मैं हूँ, तो वो मेरे लिए मुझे मदद करेगा. सबसे पहले वो मेरा सर्वेंट है. So whenever I need him to fight a war, first he will come to me. But at the same time, he also had the freedom to fight for other estates also, for other kings also. पर अगर सपोजिंग दूसरे किंग को ज़रूरत है और उसने इस सोल्जर को बुला लिया, तो वो सोल्जर दूसरे किंग के लिए लड़ सकता है. पर एट द सेम टाइम अगर सपोजिंग वो दूसरे किंग की लड़ाई मेरे साथ हो रही है तो इस सोल्जर की ड्यूटी मेरी तरफ रहेगी, उसकी तरफ नहीं. बिकॉज ही इज़ बाउंड, बिकॉज आई हैव अपॉइंटेड हिम फर्स्ट. ओके, सो द सोल्जर हैड, इन सिंपल वर्ड्स, द सोल्जर हैड द freedom to work for more than one master, right? But his primary responsibility would be towards the one who has appointed him first. I hope you are understanding that. नहीं समझ में आएगा तो please message me, I'll repeat it for you. Okay, but when after my explanation, अगर आप read करेंगे chapter तो I'm sure you will understand that. So again, to keep up the skills of the soldiers were अलग से उनको knights की उपाधि दी गई, और knights का काम सिर्फ war लड़ना था और peasants का काम सिर्फ farming करना था. So this is how the nobility had two people to look after. यानी कि landlords के पास, लैंडलॉर्ड तो था, उसके पास ज़मीन है, जायदाद है, बहुत रिच है, महल में रहता है, उसके पास सर्वेंट्स हैं, उसकी ज़मीन पे ये फार्मर्स काम करते हैं. फार्मर्स की फैमिली जो है, जो वाइफ है, वो बाकी सारा घर का काम कभी घर के सर्वेंट्स के रूप में अपॉइंटेड होते थे या फिर दूसरे तरीके से अपॉइंटेड होते थे.
और जो बच्चे थे वो विनयार्ड में वाइन बनाने का काम करते थे, राइट। और जो जब हम एक और लास्ट चीज़ है दैट व्हेन वी स्टडी अबाउट दीज लाइक द सोर्सेज, अगेन एवरीथिंग कम्स टू अ सोर्स, तो वहाँ पे मिन्स्ट्रेल्स भी होते थे। मिन्स्ट्रेल्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो जिनका काम सिर्फ गाना गाने का होता था। सो इन देयर the way they sing poetries and stories, and in that they will describe the bravery, the richness, the lifestyle, the society, how they lived in their songs, right? तो वो भी रिच लोगों का शौक था। तो हर लैंडलॉर्ड के घर में there would be big musical instruments, another band playing that instruments, बड़े बड़े luxurious items हैं जो कि कभी कभी वहाँ मिलते भी नहीं थे, तो उनको खरीदने के लिए दूसरे कंट्रीज से मंगाए जाते थे, but they were so rich that they could afford it. Okay, so these were the ways, these minstrel galleries were there where these musicians and singers would just entertain the nobles by singing the songs of their glory, their richness, और उस स्टेट के बारे में कि उस स्टेट में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, राइट। सो प्लीज रीड द चैप्टर टिल हियर, we'll continue it in the next lecture. If you have any problems, please do let me know. If you want me to repeat it for you, please do that also. I'll do that for you. Okay, so till then, take care. Bye bye. Have a nice day.